अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 से टॉपिक कर रहे हैं। जो ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है, इसमें हम पहले देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है आया कि वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, वो चीज़ हम साबित करेंगे। फिर हम सिंपल पेंडुलम के लिए इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे और फिर सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी को हम डिराइव करेंगे। सिंपल पेंडुलम, इसकी डेफिनेशन है A simple pendulum consists of a small bob suspended from a frictionless support by means of weightless and inextensible string। ये जो सिंपल पेंडुलम है ये क्या है, ये हमारे पास एक स्मॉल बॉब है जो कि मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में शो करवाया हुआ है। सपोज ये है आपके पास कोई स्मॉल बॉब, इसको आपने किसी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और इसको जिस स्ट्रिंग के साथ आपने अटैच किया हुआ है, ये जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये एक तो ये लाइट है। लाइट का मतलब ये वेटलेस है। जो डेफिनेशन में हमने लिखा है कि ये वेटलेस है। ये जो स्ट्रिंग है वेटलेस है। वेटलेस का मतलब इसका वेट इतना कम है कि इस बॉब की निस्बत हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को हम स्मॉल एल से शो कर रहे हैं। ये बॉब एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ और एक लाइट स्ट्रिंग के साथ यहां से इसको हमने अटैच किया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि आप इस बॉब को आप क्या करें, थोड़ा सा रिमूव करके रिप्लेस करके छोड़ दें। यूं ही छोड़ देंगे तो ये जो बॉब है ये अपने मीन पोजीशन के गिर्द क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन। अब आप यूं ही इसको क्या करते हैं, यहां से रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करके आप इसको यहाँ पे ले आएंगे तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ये इस तरह से एक्ट करेगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इस वेट के कंपोनेंट बना लेंगे। इसके हम दो कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे। एक तो इस स्ट्रिंग के इलांग है जो, इसको हम mg cos थीटा कहेंगे, और ये जो दूसरा इसका कंपोनेंट होगा इसी mg cos थीटा का जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम कहेंगे mg sin थीटा। जैसा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है a वेक्टर, इसके जब हम कोई कंपोनेंट इसके जब हम ड्रा करेंगे वो एक तो होगा a cos थीटा, और इसी के जो परपेंडिकुलर होगा, जो थीटा के साथ वाला होता है उसको cos थीटा कहते हैं। ये है थीटा के साथ वाला, इसको cos थीटा, और इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं sin थीटा, a sin थीटा। अब ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस रस्सी में टेंशन है वो अपवर्ड है, और उसके इलांग mg cos थीटा है, ये फोर्स एक्ट कर रही है। और एक फोर्स इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर है जिसको हम mg sin थीटा का नाम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस सिंपल पेंडुलम की मोशन में एक वाहिद फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ ले आने में हेल्प कर रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो है इसका वेट का वो कंपोनेंट जो इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है कि इस बॉब को मेन पोजीशन की तरफ वो ले आए। अब अगर हम देखें कि मोशन ऑफ बॉब मैंने यहाँ पे लिखा है, मोशन ऑफ बॉब, when the bob is displaced from its mean position it performs a vibratory motion।
इसका मतलब ये है, अगर आप बॉब को डिस्प्लेस कर लें मीन पोजीशन से, जब आप उसको डिस्प्लेस कर लेंगे तो वो मीन पोजीशन के गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा। जब आप उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगा। फोर्सेज एट बॉब, बॉब पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं, एक तो वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरी फोर्स है टेंशन, एक तो टेंशन है एक वेट है। अब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होने की वजह से इसके हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेट, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है mg cos थीटा जो कि अलोंग स्ट्रिंग है, mg cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग है, mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इस सेंटर में है तो mg sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप बॉब को डिस्प्लेस कर रहे हो तो स्मॉल एंगल के लिए डिस्प्लेस करना है। ये जो एंगल है थीटा ये स्मॉल होना चाहिए। आपने इस बॉब को जस्ट स्मॉल एंगल के लिए डिस्प्लेस करके छोड़ देना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो mg cos थीटा और टेंशन है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो वह जो कंपोनेंट बच जाएगा वो कौन सा है, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा क्या करता है, इसी बॉब को टुवर्ड्स मीन पोजीशन ले आएगा। अब जो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। बाकी जो कंपोनेंट बच जाएगा वो होगा mg sin थीटा। अब बात कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स, द कंपोनेंट mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यही mg sin थीटा ही है जो कि इस बॉब की मीन पोजीशन की तरफ ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। टुवर्ड्स मीन पोजीशन होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसके साथ माइनस लगा लेते हैं। F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब ये जो sin थीटा है, मैंने कहा स्मॉल एंगल आपने लेना है। जब एंगल स्मॉल होगा, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। एंगल जब वेरी स्मॉल हो जाए तो तब हम sin थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखते हैं। तो हम इसकी जगह लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, वो है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉब में क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। उसी एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है। अब आप इनको कंपेयर कर लें, 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब ये दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल होंगी तो उनकी ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ma इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, ma इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब m से m कैंसल आउट, a इज इक्वल टू माइनस g थीटा बच जाएगा। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा। अगर थीटा निकालना चाहें तो s ओवर r आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने s लिया हुआ है वो है ये x जो डिस्टेंस है इसको आपने s कंसीडर करना है, और r की जगह ये जो इसकी लेंथ है l आपने उसकी वैल्यू l पुट करनी है। तो ये थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू x ओवर l, थीटा इज इक्वल टू x ओवर l। तो आप यहाँ थीटा की जगह x ओवर l पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 3, इसको हमने 3 का नाम दिया था। अब थीटा की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। इसको आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। इसको आप कोई इक्वेशन 4 का नाम दे दें। ये जो g है ये है कांस्टेंट, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कर रहे होते हैं, जमीन पे हम कर रहे होते हैं, तब g की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और लेंथ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। हमने कहा ये जो लेंथ है इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब इसको क्या होना चाहिए, इसमें एक्सटेंशन नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए इस लेंथ को। तो l तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये वाला जो फैक्टर है माइनस जी ओवर एल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा देता हूँ, a प्रोपोर्शनल माइनस x। अगर इस चीज को आप देखें तो ये किस चीज की अलामत है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसने हमें ये बताया कि एक्सेलरेशन जो पैदा होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। इससे हम ये साबित कर चुके हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। ये इस इक्वेशन ने हमें साबित कर दिया। अब एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करें वो किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। अब 2 पाई ये कांस्टेंट, अब ओमेगा हमने पहले फाइंड करना है। ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके लिए आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये जो इक्वेशन आपने देखा है इक्वेशन 4, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इसको मैंने 5 का नाम दिया है, वो है 4। कंपेयरिंग 4 एंड 5, आपने क्या करना है, कंपेयर करना है 4 और 5, क्योंकि 4 भी एक्सेलरेशन है जो कि है a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स, और यहाँ भी एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। अब कंपेयर जब करेंगे यहां पे हम लिखेंगे माइनस जी ओवर एल एक्स, ये चीज मैंने यहां पे लिख ली। दूसरी साइड पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला मैंने लिखा है। तो यहां x से क्या हो जाएगा, x कैंसल हो जाएगा, x से x कैंसल, तो बाकी बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, जी ओवर एल। अब ओमेगा अगर हमें तो रिक्वायर्ड है जस्ट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं रिक्वायर्ड। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। आप इस ओमेगा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे टाइम पीरियड के फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर, ये ओमेगा की जगह आपने जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अब t इज इक्वल टू 2 पाई, ये नीचे है g ओवर l, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा l ओवर g। t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। ये है टाइम पीरियड का फार्मूला, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। f इज इक्वल टू, अब 1/t की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, f इज इक्वल टू 1/2 पाई l ओवर g। ये जो नीचे बट्टा में है, ये जो नीचे लिखा हुआ 1/2 पाई l ओवर g,
इसको अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ f इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये ऊपर आके G/L हो जाएगा। ये है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, f इज इक्वल टू 1/2 पाई G/L स्क्वायर रूट। ये है फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वो कौन से फैक्टर है जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। फैक्टर्स अपॉन विच टी डिपेंड्स, टाइम पीरियड डिपेंड्स। तो आप यहां से देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, एक है वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो आप इसको लिखेंगे, कितने फैक्टर्स हैं? दो, एक तो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा है वैल्यू ऑफ जी। ये कभी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो बॉब है, स्मॉल जो बॉब है, उसका मास जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मास का कहीं पे जिक्र ही नहीं है इस फार्मूला में। अगर कहीं पे आपसे पूछ लें कि मास को 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने कहना है वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को अगर बढ़ा दें तो क्या टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब? वो कहता है अगर मैं बॉब को पहले यहाँ पे ले आता हूँ तो टाइम पीरियड जितना भी है वो वैसा रहेगा क्या या चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप क्या कर दें यहाँ पे ले आए, एम्पलीट्यूड पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड को जितना भी बढ़ा दे या उसको कम कर दे, टाइम पीरियड पे कोई डिपेंड वो नहीं कर रहा। मतलब मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और जी पे वो डिपेंड करेगा। एक होता है सेकंड पेंडुलम। क्या है वो? पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। और सेकंड पेंडुलम की अगर वो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ले तो उसके लिए आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, 1/2 करेंगे जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, वो तकरीबन 0.5 हर्ट्ज। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया, उसके लिए टाइम पीरियड को फाइंड किया और उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।